दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरू। हम आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। दिस इज पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में हमने क्या किया था, इस चैप्टर के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कैसे नेशन बिल्डिंग हुआ, ठीक है, आज़ादी के बाद क्या क्या चैलेंजेस आए थे हमारी कंट्री में। उसके बाद हमने पार्टीशन की बात की, टू नेशन थियरी की बात की, साथ में हमने ये भी देखा कि क्या प्रोसेस थे पार्टीशन के, क्या डिफिकल्टीज आई एज वेल एज क्या कॉन्सिक्वेंस रहे, क्या नतीजे रहे, क्या हुआ उस टाइम पे, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। एंड इस वीडियो में हम फर्दर इसको पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे हुआ प्रिंसली स्टेट का, रीऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। एंड ये टॉपिक क्यों दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट? बिकॉज इंडिपेंडेंस से पहले ना जो ब्रिटिश इंडिया थी उसमें दो डिवीजन था। दो डिवीजन कैसा? फर्स्ट है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड सेकंड है प्रिंसली स्टेट। अब जो ब्रिटिश इंडिया थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी। एक तो थी ब्रिटिश की प्रोविंस, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल ब्रिटिश कंट्रोल करता है, उनमें बस उन्हीं का कंट्रोल रहता है। दूसरी तरफ थी प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट इसको ना, इसमें क्या था कि कुछ प्रिंस थे, मीन्स कुछ राजा थे, कुछ रूलर्स थे जो क्या करते थे, उस प्रिंसली स्टेट के जो इंटरनल मैटर होता था, जैसे हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट है, जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट है, तो वहाँ पे जो राजा होगा, ठीक है, जो रूलर होगा वो उसके इंटरनल मैटर्स को देखेगा, ठीक है। बट जो एक्सटर्नल होती है ना एक चीज़ की, जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन, जो भी एक्सटर्नल मैटर्स होती है उसको कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिश। तो मतलब ये था कि रियासतें थी कुछ और ब्रिटिश की प्रोविंस थी। क्या है? रियासत और ब्रिटिश की प्रोविंस थी। ओके, इतना क्लियर है। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम देखो कहाँ पे आई। उसके बाद आई मेन प्रॉब्लम, जब इंडिया आज़ाद हो गया, ब्रिटिश चला गया। अब ब्रिटिश जो है ना, जाते जाते एक ऐसा चीज़ हमको देके गया जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। तो उन्होंने कहा जो भी प्रिंसली स्टेट है अब वो हमारे अधीन तो है नहीं, अब वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, उनके रूलर है और वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो इसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद उन्हें इंडिया के साथ मर्ज होना है, इंडिया के यूनियन के साथ जाना है, पाकिस्तान में ज्वाइन होना है, या फिर अपने एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही रहना है, इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेना है अपने आप को। तो ये जो कंप्लीट डिसीजन था ये प्रिंसली स्टेट के रूलर के ऊपर था कि उसको क्या करना है, इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर अकेले रहना है। इतना ये कह के जो है ब्रिटिश चला गया। एंड इंडिया में उस टाइम में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। अब जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट है, चलो वो तो मतलब कैसे भी वो मान गए, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई कि जब उनको बोला गया कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, तो जो रूलर ऑफ ट्रावेनकोर है, रूलर ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, भोपाल के नवाब थे, उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया इंडियन यूनियन। ओके, अब देखो जो हैदराबाद के निज़ाम थे, अब हैदराबाद एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट है। अगर वो इंडिया के बीच में से आप देख लो, जो मद्रास पार्ट है या फिर जो सदर्न पार्ट है, अगर वो निकाल लिया जाए, इंडिया कैसा दिखेगा, सोच सकते हो आप। तो आधे आधे जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे, भोपाल हो गया, हैदराबाद, ट्रावेनकोर, ये कह रहे थे हम इंडिया के साथ ज्वाइन ही नहीं होंगे, हम अकेले रहेंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आना। क्यों नहीं आना चाहते थे? क्योंकि अगर इंडिया में आ गए तो उनकी पावर्स तो नहीं रहेंगी, राजा हट जाएंगे, उनका तो गया काम से गए ये, तो इसलिए क्या चाह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई प्रॉब्लम। एंड ऐसे ही अगर सारे करने लग जाते, जैसे जूनागढ़ था, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद आपके हैदराबाद, मणिपुर, ये जो सारे हैं ना, इसमें दिक्कत आई थी, ठीक है, कि ज्वाइन होने में। एंड आप सोचो अगर ये जो प्रिंसली स्टेट है या फिर कुछ कुछ स्टेट्स अगर इंडिया से बाहर निकल जाते तो इंडिया कैसी रहती, ठीक है, मतलब इंडिया बिखरी बिखरी रहती, मतलब कैसे एक उसका लुक होता, आप सोचो, ठीक है। इसलिए उस टाइम का जो गवर्नमेंट था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की ताकि इन प्रिंसली स्टेट को एक साथ लाया जा सके, इनको टूटने से बचाया जा सके, इंडिया को एक मतलब इनको टूटने से, इंडिया को टूटने से बचाया जा सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था इसमें? उस टाइम में इंटरिम गवर्नमेंट थी। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब जब तक कोई इलेक्शन नहीं होता, एक गवर्नमेंट थी उस टाइम में जिसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, इसको याद रखना। ओके, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है? जब तक कोई इलेक्शन नहीं होता तब तक वो एक गवर्नमेंट एज अ वर्किंग काम कर रही है, बिकॉज सब इंडिया आज़ाद हुई थी, कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुआ था, तो इसलिए एक गवर्नमेंट चल रही थी जहाँ पे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका रोल बहुत बड़ा था। एंड अगर आप देखोगे अभी इनकी जो स्टैचू बनी है, सबसे
टॉलेस्ट जो स्टैचू है इंडिया की, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगी हुई है। तो इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बोलते हैं, आपने सोचा है कभी? स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वजह से जो इंडिया है यूनाइट हो पाया। ये जो सारी प्रिंसली स्टेट्स थी ना, इनको उन्होंने टूटने से बचा ली। कैसे? अब सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों चीज थे, दैट इज इंटरिम गवर्नमेंट में वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, साथ में क्या थे, सेकंड थे होम मिनिस्टर। ओके, एंड इन्होंने ना, इनकी जो स्किल्स थी वो बहुत कमाल की थी। इन्होंने नेगोशिएट किया प्रिंसली स्टेट के साथ। नेगोशिएट मीन्स आप बातचीत करके उसको सुलझाओ, ठीक है, नेगोशिएट करो। आप बैठ के, हम कहते हैं ना कि लड़ाई करने की जगह आप बैठ के बातें सुलझाओ, ठीक है, तो उन्होंने वही की एंड डिप्लोमेटिकली की, ठीक है, ताकि ये जो सारे प्रिंसली स्टेट है वो हमारे अंदर आ सके। ओके, और आपको पता है इंडियन हिस्ट्री में सरदार वल्लभ भाई पटेल को एनसीआर बोला जाता है। एनसीआर क्या होता है? दिल्ली एनसीआर वाला एनसीआर नहीं, एनसीआर क्या होता है? नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एज वेल एज रियलिस्ट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द एनसीआर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मीन्स नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एज वेल एज बी रियलिस्ट। तो इनका रोल जो था बहुत बड़ा था। जैसे कि अभी जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा में ऑलमोस्ट 26 स्टेट्स में वो डिवाइडेड था, ठीक है, उसमें स्मॉल 26 और स्टेट्स थे उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे जगह थे जहाँ पे डिवाइडेड थे, मतलब बहुत सारे, मतलब छोटे छोटे डिवीजन थे। इनको साथ लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उस टाइम में जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी वो 3 चीज़ों पे बेस्ड थी, 3 आइडियाज पे बेस्ड थी। क्यों गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था? बिकॉज एक तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट, मतलब ज़्यादातर लोगों को इंडिया की यूनियन बनना था। तो गवर्नमेंट ने सोचा ठीक है, अब बहुतों को अगर बनना है तो ठीक है, हम इसके लिए अप्रोच करेंगे, हम इसको चाहेंगे कि सारे प्रिंसली स्टेट हमारे साथ आए। तो पीपल ऑफ मोस्ट प्रिंसली स्टेट वांटेड टू बिकम पार्ट इज द फर्स्ट आइडिया, ठीक है, ये फर्स्ट आइडिया था जिस बेस पे उन्होंने अप्रोच किया था। सेकंड ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोच लिया था कि ये जो है अपनी ये फ्लेक्सिबल पॉलिसी रखेंगे, ठीक है, मीन्स जो भी डाइवर्सिटी है, प्लुरलिटी है, ठीक है, वो अपने साथ वो मर्ज कराने के लिए रेडी थे इंडिया, ठीक है, मतलब इतना कोई कठोर वो नहीं करेंगे कि ये लोग हमारे साथ नहीं आ सकते, ये ऐसा करेगा तो नहीं आ सकते। उन्होंने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि ठीक है, आपको आना है, अगर आपके कोई छोटे मोटे डिमांड्स हम मान लेंगे, आप आ जाओ, मतलब फ्लेक्सिबल रहना, ठीक है। जैसे मम्मी क्या होती है, अगर आप गुस्सा करते हो, मम्मी ने बोला कि ठीक है बेटा चल ये ले ले, छोटी मोटी तो एक कैंडी ले ले, चुप हो जा, ठीक है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी आपके साथ, कोई बड़ी चीज़ की जगह आपको कोई छोटी चीज़ खरीद के दे दिया, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने उस टाइम में दिखाई थी। थर्ड है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वॉज दी सुप्रीम, उस टाइम में उनकी आइडियोलॉजी थी, सुप्रीम इंपॉर्टेंस दिया गया था। बिकॉज इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो सीन हुआ था, ठीक है, पार्टीशन का, उससे क्या हुआ था, इंडिया के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि इंडिया और ना टूटे, इंडिया एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहे, ठीक है। अब छोटे छोटे सब टूट के निकल गए तो इंडिया रहेगी कैसे, ठीक है। तो ये सबसे मेन इनका जो प्रायोरिटी था आफ्टर इंडिपेंडेंस इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। इसलिए जो है इन्होंने अप्रोच किया था, गवर्नमेंट की ये अप्रोच थी। किन चीज़ों पे बेस्ड थी? इन चीज़ों पे, क्योंकि बहुत सारे लोग आना चाहते थे। सेकेंड चीज़, वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार थे। थर्ड है कि सुप्रीम इंपॉर्टेंस किसको दिया गया था? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। इतना क्लियर है। इसके बाद हम ना 2 प्रिंसली स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि उनको मर्ज कैसे किया गया। जैसे एक हैदराबाद, एक मणिपुर है। तो हैदराबाद जो है ये लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था जो इंडियन टेरिटरी से कवर्ड था, ठीक है। अगर आप सदर्न पार्ट देखो, ओके, तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र का पार्ट, कर्नाटका का पार्ट, अगर आप सबको इसको मिला लो, वो मिलके एक हैदराबाद था, ठीक है। एंड हैदराबाद इज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट जो इंडियन टेरिटरी से घिरा था। इंडियन टेरिटरी में बहुत बड़ा पार्ट था इसका, ठीक है। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक महाराष्ट्र का, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का ले लो, तो इंडियन टेरिटरी से ये एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो इंडियन टेरिटरी से बहुत ज्यादा घिरा हुआ था, ठीक है। एंड इसके अंदर कौन रूल करता था? निजाम ऑफ हैदराबाद, एंड ही वाज द वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ हैदराबाद, ठीक है। जो निजाम था वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था, ओके। एंड नवंबर 1947 में क्या हुआ था ना कि देखो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द हैदराबाद एंड इंडिया, ठीक है। तो जो रूलर था, जो निजाम था ऑफ हैदराबाद, वो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में आया था। मैं आपको क्विकली समझा देती हूँ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है। देखो काफी सारे एग्रीमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होता है, मर्जर होता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है, ओके। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या है? स्टैंड स्टिल, स्टैंड मतलब
आप खड़े हो स्टिल खड़े रहो, ठीक है। मीन्स आपको एक टाइम दिया जाता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अंदर यही था, आपको एक साल का टाइम दिया जाता है। एक साल के बाद हैदराबाद को डिसाइड करना था कि वो किसके साथ जाएगा, ठीक है। उसकी डिसीजन क्या होगी, पाकिस्तान के साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है, ये उसको डिसाइड करना है। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के तहत जो है हैदराबाद को एक टाइम दिया गया था, इतना आप समझ के रखो, ठीक है, कि इंडिया के साथ जब वो आए थे तो इंडिया से बोला गया ठीक है आप एक साल तक जो है आपके पास टाइम है, अब सोच लो आपको किसके साथ जाना है, बट एक साल के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ओके, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो ये था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, नवंबर 1947 में ये हुआ था। एंड उस टाइम में उसके बाद क्या हुआ ना कि ये जो निज़ाम था ये कोई अच्छा तो था नहीं, ये क्या करता था, लोगों को अप्रेस करता था, सप्रेस करता था। इन सारी चीज़ों की वजह से लोग भी बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। उस टाइम में जो पीजेंट्स थे, ठीक है, जो किसान वगैरह मजदूर वगैरह थे, साथ में जो विमेंस थी, तो इन्होंने क्या किया था ना कि इन्होंने स्टार्ट कर दिया था प्रोटेस्ट, किसके खिलाफ, निज़ाम के खिलाफ, ठीक है। बिकॉज इनको इतने साल से ये कर रहे, ये ऑप्रेस कर रहे, तो ये अचानक इन्होंने क्या किया, जो पीजेंट्स थे, जो विमेंस थे, इस निज़ाम के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब निज़ाम थोड़ी ना चुप बैठने वाला था, निज़ाम के पास क्या है, पैरामिलिट्री फोर्स, जिनको वो क्या कहते हैं, रजाकर्स। क्या कहते हैं, रजाकर्स, RAZAKARS, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, रजाकर्स। तो इन्होंने बोला ठीक है ये प्रोटेस्ट कर रहे, जाओ जाके इसको मारो पीटो, अब कुछ भी करो, ठीक है। तो ये रजाकर्स गए, इन्होंने मारा, फिर रेप किया लड़कियों का, उसके बाद जो है एट्रोसिटीज, किलिंग, बहुत भयानक तरीके से ये सब चल रही थी। रजाकर्स पैरामिलिट्री फोर्स है, दे आर नॉट मिलिट्री बट दे आर पैरामिलिट्री, ठीक है। तो ये जो फोर्स है उस टाइम में ये सब चल रहा था। अब देखो इस टाइम में इंडिया का एक फर्ज बनता था कि एक ऐसा प्रिंसिपल स्टेट जो उसके अंडर है एंड यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन है तो इंडिया को कुछ करना चाहिए। तो सितंबर 1948 को जो है इंडिया ने अपने यहाँ से ट्रूप्स भेजा, अपने यहाँ से आर्मी वगैरह भेजी एंड एट लास्ट जाके कुछ दिनों बाद जो है निज़ाम ने सरेंडर करा एंड आखिरकार ये जो है हैदराबाद जो है इसके अंडर आ गया। बिकॉज उसके बाद उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वगैरह साइन कर दिया था, तो उसके बाद जो हैदराबाद है इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है। सो दिस इज द केस विथ हैदराबाद कि हैदराबाद में क्या हुआ था। उसके बात करते हैं मणिपुर का। तो मणिपुर के साथ ना थोड़ा सा मतलब अलग केस था इससे। तो क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस से पहले ही मणिपुर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर रखा था, किसके साथ, इंडिया के साथ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या होता है मैं एक बार और बता दी। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब आप क्या हो, आप सहमत हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आया था, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस के बाद कोई अलग से नहीं बनाया गया। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था कि अगर किसी भी प्रिंसिपल स्टेट को किसी के साथ मर्ज होना है, ओके, तो वो उसको क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब है कि इंटरनल मैटर उसके पास ही रहेगा, राजा रहेगा, बट उसकी जो एक्सटर्नल मैटर्स होगी, डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये कौन कंट्रोल करेगा, इंडियन गवर्नमेंट या फिर जिसके साथ भी वो मर्ज हो रहे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंस से पहले उन्होंने साइन कर लिया था, ओके। एंड उसके बाद लोगों के दबाव में आके जून 1948 के करीब इनको जो है क्या कराना पड़ा, इलेक्शन। बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे, तो एंड वहाँ पे इलेक्शन कराना पड़ा। एंड मणिपुर जो है ये फर्स्ट स्टेट बना जहाँ पे वोटिंग किस बेसिस पे हुई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बेसिस पे। एंड मणिपुर क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बिकॉज वहाँ पे राजा भी था एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी था, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा था। एंड उसके बाद जाके ना इनमें थोड़ी सी डिस्कशन होने लगी, मीन्स थोड़ी सी मतलब डिफरेंसेस आने लगे इस बात को लेकर कि हमें इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब रूलर तो रहेगा बट उसकी एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया कंट्रोल करेगी, बट अगर मर्ज हो गए तो मतलब ये हो जाएगा कि पूरी जो पावर है वो इंडिया के पास आ जाएगी, एकदम मर्ज हो जाना, ठीक है। मर्जर का मतलब समझ रहे हो, एकदम मर्ज हो जाना। तो जो कांग्रेस थी, उनकी जो स्टेट कांग्रेस थी वो चाह रही थी कि हम मर्ज हो जाते हैं, बट कोई अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वहाँ की वो चाह रहे थे नहीं हमें मर्ज नहीं होना। बट इस बीच क्या हुआ ना कि इंडिया सक्सेसफुल हो गई वहाँ के महाराजा को मनाने के लिए। 1914 में जो है इंडिया के साथ मणिपुर ने मर्जर साइन किया विदाउट एनी कंसेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जिनको भी सहमति नहीं थी कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा मतलब नाराज हुए थे। उस बीच इसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई थी कि ये सही है कि नहीं है, बट
लास्ट जो है मणिपुर हमारे साथ मर्ज हो गया था, तो इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कश्मीर इशू जो न्यूली ऐड है आपके इस चैप्टर में। तो कश्मीर इशू वाला जो है, आप रीजनल एस्पिरेशन एक चैप्टर है उसमें से इस कश्मीर इशू को ले सकते हैं, ठीक है, जो इसमें ऐड हुआ है। ओके, तो बिफोर इंडिपेंडेंस ये जो कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, उसके रूलर कौन थे? हरी सिंह, जो कि एक हिंदू रूलर थे, एंड ये कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देना चाहते थे। ये ना ही इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना चाहते थे। एंड वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन थी, बट ये अपने आप की जो आइडेंटिटी थी ना उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ कश्मीरियत। ये ना ही अपने आप को पाकिस्तानी बुलाते थे या फिर हिंदुस्तानी बुलाते थे, ये अपने आप की आइडेंटिटी रखते थे, दैट इज कश्मीरियत, कश्मीर अबव ऑल, ठीक है, उनकी कश्मीर की आइडेंटिटी सबसे पहले। एंड बिकॉज यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलेशन था ये मुस्लिम था, इसलिए जो पाकिस्तान के लीडर थे ना उनको लगा कि यहाँ पे तो मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कश्मीर जो है ये रियासत हमारे अंडर आना चाहिए, ठीक है। बट वहाँ के जो लीडर्स थे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे शेख अब्दुल्ला, वहाँ के जो रूलर थे हरी सिंह, इनको नहीं ज्वाइन होना था पाकिस्तान के साथ में ये जो शेख अब्दुल्ला थे ये चाहते थे कि ये जो महाराजा है ये भी हट जाए। उनको अच्छा नहीं लगता था बिकॉज ये हिंदू रूलर है, ठीक है, कौन चाहेगा एक मुस्लिम कंट्री में एक हिंदू रूलर, तो ये ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट महाराजा ऑल्सो। साथ में एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये नेहरू जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। तो 3 चीज़ें इनके बारे में याद रखना है। एक तो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो, सेकेंड ये महाराजा से मुक्ति पाना चाहते थे, ही वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, थर्ड फ्रेंड ऑफ नेहरू, तो ये नेहरू जी के दोस्त भी थे। अब क्या हुआ, जो पाकिस्तान की बात चल रही थी, इनको लग रहा था कि कश्मीर हमारे साथ आना चाहिए, तो इन्होंने क्या कर दिया, अक्टूबर 1947 को अचानक जो है यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान में क्या किया, मिलिट्री वगैरह सेंड किया ताकि कश्मीर को अपने साथ मिलाया जा सके। एंड उस टाइम में क्या होता, तो हरी सिंह ने घबरा के हरी सिंह को क्या हुआ ना, उस टाइम पे इंडिया के पास मदद मांगने के लिए जाना ही पड़ा, क्योंकि हरी सिंह को या फिर उसके जो रूलर थे, कश्मीर का जो रूलर था, उसको पाकिस्तान के साथ जाना नहीं था। तो इस वजह से जो हरी सिंह है उस वक्त उन्होंने क्या किया, इंडिया के पास गए मदद मांगने कि हमें बचा लो। अब इंडिया ने क्या बोला, ठीक है हम आपको बचा तो लेंगे, बट आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन करना पड़ेगा, तभी हम जाके आपको बचाएंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या था, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया तो कश्मीर जो है उनके साथ आ जाती, इंडिया के साथ आ जाती, भले ही जो है इंटरनल मैटर उनके हाथ में रहता, बट इंडिया के साथ आना पड़ता। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे वो सब हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ। उसके बाद जो है ये भी बोला गया उसके साथ में कि ये जो फ्यूचर है कश्मीर का ये लोगों के हाथ में ही होगा, जब भी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, यहाँ पे वोट होगा, प्लेबिसाइट्स हो गए, एंड लोग डिसाइड करेंगे कि उनको किसके पार्ट में जाना है, इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, ये सब वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। बट वो कभी हुआ ही नहीं, ओके। एंड उसके बाद जो है जब ये सब हो गया, उसके बाद पीएम वहाँ के कौन बने, कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे। एंड बाद में जाके पीएम की जगह क्या होने लगा, सीएम, ठीक है, जैसा हम देख रहे थे सीएम। बट एंड जो कश्मीर को एक 370 जो एक स्पेशल स्टेटस भी दिया हुआ था 370 आर्टिकल के तहत, वो भी अब हटा लिया गया, ठीक है। तो इनका ये जो कश्मीर इशू है ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हिस्ट्री है वो जानना आपको ज़रूरी है, क्या है ये 370, उनके अंदर उनका एक अलग फ्लैग था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उनकी एक अलग जो है स्टेटस थी। वहाँ पे पहले पीएम थे शेख अब्दुल्ला, उसके बाद पीएम से उसको सीएम बना दिया गया, कश्मीर के सीएम होते थे, ठीक है। उसके तो ये थे 370, अब इसको हटा दिया गया ना, आपको पता अभी स्टेटस क्या है इंडिया के साथ। दैट इज ऑल अबाउट द कश्मीर इशू। तो एक बार हम देखें तो रूलर इनका हिंदू था, पॉपुलेशन क्या थी, मुस्लिम, तो इसलिए पाकिस्तान कंट्रोल करना चाहते थे। बट जब पाकिस्तान कंट्रोल करने आए, इनके रूलर जो है इंडिया के पास मदद मांगने गए, एंड तब इंडिया ने शर्त रखी कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना है। एंड जब उन्होंने किया तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे पीएम कौन बन गए, शेख अब्दुल्ला, ठीक है, दैट इज क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट क्या था कि जब इतने सारे प्रिंसली स्टेट आ गए, अब इसको रीऑर्गेनाइज करना है, इंडिया को रीऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, कैसे डिवाइड करें। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री इसका क्या था, तो पहले क्या था, ब्रिटिश
टाइम पे ये इंडिया कैसे डिवाइडेड थी, इन दी बेस ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस एज वेल एज दी प्रिंसली स्टेट, ठीक है। जो रियासत थी और ब्रिटिश प्रोविंस थी उन दोनों में डिवाइडेड था, ठीक है। तो अब उसको तो वैसे कर नहीं सकते। ओके, तो 1920 में नागपुर सेशन हुआ था, तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था जो इंडिया होगी उसको हम लैंग्वेज के बेस पे, लिंग्विस्टिक बेस पे इसको जो है फिर से दोबारा रीड्रॉ करेंगे, दोबारा उसकी बाउंड्रीज बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेस पे ये होगा। बट क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस हुई तो उसके बाद सिचुएशन वैसी थी नहीं, तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम इस टाइम में इस बाउंड्री को लैंग्वेज के बेस पे बनाने की कोशिश करेंगे तो ये इंडिया और ज़्यादा बिखर जाएगी, यूनाइट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ था उस टाइम में, ये जो डिसाइड किया गया था कि लैंग्वेज के बेस पे इंडिया को रीड्रॉ किया जाएगा, बाउंड्रीज बनाई जाएगी, उसको स्थगित करा गया, ठीक है। उसको तब सोचा गया कि अगर हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो जो सोशल एंड पॉलिटिकल जो भी मैटर्स है उस पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए उस टाइम में ये जो बात थी कि लैंग्वेज के बेस पे इंडिया कंट्री को जो है डिवाइड करना, वो तब बंद किया गया था, ठीक है। तो इस टाइम में क्या हुआ था, अब लोगों के मन में तो ये था कि हमें लैंग्वेज के बेस पे एक स्टेट मिलने वाला है, ठीक है, पहले से ये दिमाग में था। एंड जब देखा गया कि ये नहीं हो रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए, तो वहाँ पे एक विशाल आंध्र मूवमेंट भी चल गया था, ठीक है। तो जैसे कि होता है कि हमने कुछ अगर सोच रखा है, ठीक है, अगर हमें मम्मी पापा ने बोला है कि हमें ये चीज़ें दिलवाएंगी बट बाद में जाके नहीं दिलवाते हैं, तो हम अपनी प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं। ओके, तो वैसे ही प्रोटेस्ट कहाँ पे हुआ था, विशाल आंध्र मूवमेंट में फॉर आंध्र प्रदेश, अ सेपरेट स्टेट को लेकर। तो ये चाह रहे थे कि इनके लिए तेलुगु स्पीकिंग पीपल की एक अलग स्टेट बने, दैट इज आंध्र प्रदेश। एंड इनके लिए उन्होंने विशाल आंध्र मूवमेंट किया था। उन्होंने क्या कर दिया था, भूख हड़ताल कर दिया था। उसमें क्या हुआ, एक मेन पॉइंट तब आया जब पोटी श्रीरामुलु एक कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने जो है वो मर गए थे बिकॉज ऑफ द फास्टिंग। तो 1 महीने से ज़्यादा वो फास्ट उन्होंने रखा हुआ था इस विशाल आंध्र मूवमेंट में, इस वजह से वो मर गए थे। एंड उसके बाद जो है लोग और ज़्यादा भड़क गए थे, ठीक है। रास्ते पे आके लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, फायरिंग चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हो रहे थे। उसके बाद जो वहाँ की लेजिस्लेटर्स थे वो अपनी कुर्सी से जो है रेजिग्नेशन दे रहे थे। तो इस बात से जो है लोग और ज़्यादा भड़क गए एंड गवर्नमेंट में जो है उस टाइम पे प्रेशर आया। तो क्या हुआ, उस टाइम में 1952 में एक अलग सेपरेट स्टेट बनाया गया तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो फर्स्ट स्टेट जो बना था वो था 1952 में अंडर प्रेशर, बिकॉज उस टाइम में इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था पोटी श्रीरामुलु के डेथ के बाद। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, एक आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल। अब जब इनको आंध्र प्रदेश मिल गया तेलुगु स्पीकिंग पीपल को, अब सारे जो लोग हैं जिनको भी चाहिए था सब प्रोटेस्ट करने लग गए, सारी कंट्रीज को अब ये चाहिए लैंग्वेज के बेस पे एक अलग स्टेट। तो इसलिए इस प्रेशर के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया 1953 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या करेगी, इन सब सिचुएशन को टैकल करेगी कि किस स्टेट को किस बेस पे बनाना है, लैंग्वेज के बेस पे कैसे स्टेट्स बनेंगी। एंड 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया। तो 1953 में ये बना था, ठीक है। 1953 में जस्ट 1 ईयर आफ्टर 1952, आंध्र प्रदेश बनने के 1 साल बाद 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। एंड इनकी रिपोर्ट जो है 1956, ठीक है, 3 साल बाद इनकी रिपोर्ट आई थी। एंड इसमें ये कहा गया था कि जो स्टेट्स बनेंगी वो लैंग्वेज के बेस पे बनेंगी एंड 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनेंगी। कितने स्टेट, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनेंगी। एंड ये जो बनेंगी लैंग्वेज के बेस पे बनेगी। सो उस रिपोर्ट में इतना ही बोला गया था। 1956 में जो रिपोर्ट आया था इसमें 2 चीज़ें बोली गई थी कि जो स्टेट बनेंगी लैंग्वेज के बेस पे बनना है, एंड सेकेंड चीज़ ये कि 14 स्टेट्स बनेंगी एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनेंगी। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाना शायद बहुत ज़्यादा एक खतरा हो जाएगा, बिकॉज अगर हम लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजर आ सकता है रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक कास्ट और ये सब के बेस पे। बट जब देखा गया कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाने के बाद भी जो इंडिया है अच्छे से है, ठीक है, कोई सक्सेशनिस्ट मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है इस वजह से,
तो तब देखा गया कि इट्स ओके कि अगर लैंग्वेज के बेस में हम स्टेट बनाते हैं इट विल बी गुड, ठीक है। फर्दर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अंडर और भी स्टेट्स बनाए गए लैंग्वेज के बेस पे, जैसे अगर हम देख सकते हैं 1966 में बॉम्बे को पंजाब को जो है अलग किया गया था हरियाणा हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद जो है बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट, तो बॉम्बे स्टेट में मराठी प्लस गुजराती स्पीकिंग पीपल दोनों ही थे, तो गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए गुजरात बनाया गया एंड मराठी के लिए मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए क्या बनाया गया, महाराष्ट्र, ठीक है। सेम वाइज अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो वहाँ पे असम को जो है मेघालय एंड असम को अलग किया गया, मणिपुर एंड त्रिपुरा इनको अलग किया गया। उसके बाद अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल देखें 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, जो डिमांड उठी थी तो तेलंगाना 2014 में बना, ओके। तो अगर आप ऐसे एग्जाम्पल देखें, काफी सारे एग्जाम्पल जैसे जो और भी स्टेट्स थे और बाद में जितने भी डिवीजन आप देखते हो, ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड ये जो स्टेट है 2000 में बने, तो ऐसे जितने इयर्स बीतते गए और भी स्टेट बनते गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आप इसकी एग्जाम्पल देख सकते हो, आप यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स होगा आपके चैप्टर के पीछे, यहाँ पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी, इसको आप एक बार पढ़ना एंड आपको क्या करना है, कौन से ईयर में क्या क्या स्टेट्स बने, क्या डिवीजन हुई, इसको नोट करना, ओके, दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर, आई होप यू फाइंड इट गुड। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है फर्स्ट चैप्टर। पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना, एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।